हेलो दोस्तों, मैं यशवंत इसी आप चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे एक नए ट्यूटोरियल को और हम आज बात करेंगे इस ट्यूटोरियल में डिज़ाइन थिंकिंग के बारे में। तो दोस्तों, ये ट्यूटोरियल काफ़ी ज़्यादा कमाल का रहने वाला है और दोस्तों अगर आप इसको एंड तक देखोगे तो आप जो है वो डिज़ाइन थिंकिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाओगे। तो अभी बिना टाइम को वेस्ट किया करते हैं अपने सेशन को यहाँ पर स्टार्ट। दोस्तों, यहाँ पर जो है हम लोग आज बात करेंगे डिज़ाइन थिंकिंग के बारे में और दोस्तों हम जो है इस ट्यूटोरियल के अंदर इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने इस ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जरा एजेंडा के बारे में। तो आप यहाँ पर देख रहे हो ये सारे टॉपिक्स जो है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और ये हमारे इस पूरे सेशन का एजेंडा आपके सामने है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे व्हाट इज डिजाइन थिंकिंग। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस। उसके बाद डिस्कस करेंगे गोल ऑफ डिजाइन थिंकिंग। उसके बाद डिस्कस करेंगे व्हाट इज एम्पैथी मैपिंग। उसके बाद डिस्कस करेंगे 4 क्वाड्रेंट्स इन एम्पैथी मैपिंग। उसके बाद डिस्कस करेंगे व्हाट इज थीमिंग एंड डिस्कस करेंगे वन यूजर वर्सेस मल्टी यूजर एम्पैथी मैपिंग। उसके बाद व्हाट इज अजाइल एंड देन उसके बाद लास्ट में हम डिस्कस करेंगे डिजाइन थिंकिंग वर्सेस अजाइल। तो ये जो है ये हमारे इस पूरे कंप्लीट ट्यूटोरियल का एजेंडा है जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पर रख दिया था। अब दोस्तों चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। पहले टॉपिक से जो कि होगा व्हाट इज डिजाइन थिंकिंग। तो दोस्तों यहां पर हम आ चुके हैं और यहां पर आप देख पा रहे हो कि हम अभी डिस्कस करेंगे कि डिजाइन थिंकिंग क्या होती है, व्हाट इज डिजाइन थिंकिंग। अब दोस्तों यहां पर आप देख रहे हो डिजाइन थिंकिंग इज बिकमिंग एन इंक्रीजिंगली पॉपुलर अप्रोच फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। यानी कि डिजाइन थिंकिंग जो है वो एक ऐसी पॉपुलर अप्रोच है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज की जाती है। अब दोस्तों जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, वो डिजाइन करती हैं, उसके बाद सोचती हैं या फिर पहले सोचती हैं उसके बाद डिजाइन करती हैं। इसी तरीके से डिजाइन थिंकिंग थिंकिंग यानी कि सोचने को और डिजाइन यानी कि बनाने को, इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास निकल के आता है डिजाइन थिंकिंग। तो डिजाइन थिंकिंग एक ऐसी अप्रोच है जो कि ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं अपने जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट हमें कहता है डिजाइन थिंकिंग मैनेजेस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन अ क्रिएटिव वे। अब जो डिजाइन थिंकिंग है वो क्या करता है, वो मैनेज करता है और सॉल्व करने की कोशिश करता है। पहले मैनेज करेंगे कौन कौन सी प्रॉब्लम किन किन टाइम पे सॉल्व करनी है, उसके बाद उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें एक क्रिएटिव वे प्रोवाइड करता है, हमें एक ऐसी डायरेक्शन प्रोवाइड करता है जिस डायरेक्शन के साथ में हम जो है अपनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों एक कंपनी एक बिजनेस कोई अगर चला रहा है तो डेफिनेटली वहां पर प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, प्रॉब्लम स्टेट्स में कस्टमर्स की जो तरफ है उसकी तरफ आते रहते हैं। तो ये जो है ये आपको यहाँ पर हेल्प करता है डिजाइन थिंकिंग कि आप किस तरीके से जो है उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो और फिर बाद में सारे जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करते हो। तो ये हमारे पास यहाँ पर हो गया एक बेसिक सी चीज जो कहती व्हाट इज डिजाइन थिंकिंग और हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि डिजाइन थिंकिंग क्या होती है। अब हम यहाँ पर आगे आते हैं और दोस्तों यहाँ पर अब हम बात करेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट का नाम आता है तो डेफिनेटली आपने कभी ना कभी इसके बारे में तो सुना ही होगा, कभी ना कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कभी ना कभी किसी बिजनेस के अंदर या फिर कभी ना कभी किसी ऑफिस के अंदर इसके बारे में जरूर सुना होगा। अब दोस्तों प्रॉब्लम स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होता है जो कि कस्टमर्स की तरफ से आपके पास आता है। यानी कि आपने मान लो कोई प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को दिया है और वो कस्टमर जो है वो किसी कंप्लेन के साथ कि आपके प्रोडक्ट के अंदर जो है वो ये प्रॉब्लम थी, वो होता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो कि कस्टमर को फेस करना पड़ा और वो जो है उसके बारे में आपको यहाँ पर इन्फॉर्म कर रहा है। तो वो जो स्टेटमेंट होता है उसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो आप यहाँ देख रहे हो हाउ वुड यू रीडिजाइन अ क्लासरूम टू मीट स्टूडेंट्स नीड्स। यानी कि हम किस तरीके से अपने क्लासरूम को रीडिजाइन करेंगे ताकि हम जो है वो स्टूडेंट की नीड्स के हिसाब से जो है यहाँ पर जो क्लासरूम है उसको बना सके। उसके बाद सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हाउ वुड यू रीडिजाइन अ क्लासरूम टू मीट स्टूडेंट्स नीड्स। ये क्या है, ये हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब ये जो है ये सॉल्यूशन है, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन क्या है भाई, मिस मोनिका इज द क्लास टीचर फॉर फर्स्ट ग्रेड एंड शी प्रेफर्स टू टॉक स्टूडेंट्स डायरेक्टली एंड फिगर आउट द बेस्ट इंटीरियर डिजाइन फॉर द एनवायरमेंट क्लासरूम। अब जो मिस मोनिका है वो क्या, वो क्लास टीचर है किसकी, फर्स्ट ग्रेड की, यानी कि ग्रेड 1 की क्लास टीचर है। और वो जो है वो प्रीफर करती है कि स्टूडेंट के साथ जो है वो डायरेक्टली बात की जाए और यहाँ पर सारे स्टूडेंट को फिगर आउट किया जाए कि वो जो है वो हमारा जो क्लासरूम है उसका इंटीरियर डिजाइन का एनवायरमेंट है वो यहाँ पर अच्छा बना सके। ये हमारे पास हो गया पहला पॉइंट। उसके बाद भाई आफ्टर डिस्कसिंग विद द स्टूडेंट्स
शी इम्प्लीमेंटेड द टेक्निक ऑफ डिजाइन थिंकिंग। अब जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ डिस्कशन करने के बाद में उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंप्लीमेंट की एक टेक्निक को जो कि डिजाइन थिंकिंग के अंदर आती है। यानी कि उन्होंने कोई ना कोई सॉल्यूशन दिया होगा कि हमें जो है वो इस तरीके से अपने क्लासरूम को मेंटेन करना चाहिए ताकि हम जो है वो एनवायरनमेंट को हार्म किए बगैर अपने एनवायरनमेंट को जो है वो यहाँ पर इंप्रूव कर सकें और हमारी जो क्लासरूम है उसको बेस्ट से बेस्ट बना सकें स्टूडेंट की नीड्स के अकॉर्डिंगली। अब उसके बाद हम यहाँ कहते हैं भाई, हाउ एवर शी गॉट एक्सीलेंट रिजल्ट विच आर students like to stay in the classroom. The students showed wonderful improvement in terms of interaction with the teacher. अब उसके अलावा आपके पास जो रिजल्ट है वो काफी ज्यादा एक्सीलेंट आया, काफी ज्यादा कमाल का आया तब जब स्टूडेंट ने जो है काफी ज्यादा जो है यहाँ पर पसंद किया क्लासरूम के अंदर रुकना, और द स्टूडेंट शोड वंडरफुल इंप्रूवमेंट, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर हमें काफी अच्छी इंप्रूवमेंट नजर आए इन टर्म्स ऑफ इंटरेक्शन, कि भाई स्टूडेंट ने जो है वो काफी ज्यादा इंटरेक्ट हुए क्लास की सारी चीजों से, क्लास के सारे ऑब्जेक्ट्स है, और टीचर जो है वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। टीचर ने जो भी जो आपके पास यहाँ पर डिजाइन किया था अपने दिमाग में, यानी कि डिजाइन थिंकिंग का मतलब है कि आपने पहले सोचा, आपके दिमाग में वो सोच प्रेजेंट है, अब उस सोच को आपने डिजाइन कर दिया, यानी कि उस सोच को आपने प्रैक्टिकल पेपर के ऊपर डिजाइन कर दिया, उस प्रैक्टिकल पेपर के ऊपर इंप्लीमेंट कर दिया, तो उस पूरे सिनेरियो को हम बोलते हैं डिजाइन थिंकिंग। उसके बाद आप यहां देख रहे हो आखिर वाला कि हमें कहता है स्टूडेंट्स कुड मूव फ्रीली इन द क्लासरूम, यानी कि स्टूडेंट जो है वो एकदम फ्रीली मूव कर सकते हैं अपने क्लासरूम के अंदर, क्लासरूम जो है वो काफी अच्छे तरीके से डिजाइन कर रखा है, और डिजाइन जो है उसका सोल्यूशन किसने दिया था, उसका सोल्यूशन दिया था मिस मोनिका ने, और सारे स्टूडेंट्स जो है वो काफी ज्यादा इंटरेक्ट हुए उस डिजाइन को लेकर, और काफी ज्यादा जो है अपने साथ में जो उनके साथ में बेसिकली काफी ज्यादा अच्छे तरीके से काम किया, और सारी चीजें जो है वो एकदम प्रिसाइजली कंप्लीट भी हो गई। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो ड्यूरिंग क्लास आवर्स दे शुड मोर इंटरेस्ट इन लर्निंग, और एक चीज इसके अंदर ये देखने को मिली कि जो स्टूडेंट्स थे क्लास को बनने के बाद, क्लास की डिजाइनेशन के बाद, उनका जो इंटरेस्ट है स्टडीज की तरफ या फिर लर्निंग की तरफ वो काफी ज्यादा जो है उन्होंने शो किया, और काफी ज्यादा जो है उन्होंने अपना इंटरेस्ट और ज्यादा डेवलप कर लिया टुवर्ड्स लर्निंग। तो ये हमारे पास यहां पर हो गया प्रॉब्लम स्टेटमेंट। उसके बाद अब हम चलते हैं आगे, और अभी कुछ और चीजों को जो है हमें यहां पर देखना है। तो आप यहां पर आ जाते हैं भाई, अभी हम लोग यहां पर डिजाइन थिंकिंग के प्रोसेस के ऊपर। तो भाई डिजाइन थिंकिंग का जो प्रोसेस है वो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। क्यों कॉम्प्लेक्स नहीं है? क्योंकि हम जो है इसको सोच रहे हैं, और सोचने के बाद में उस डिजाइन जो कि हमारे दिमाग में है उसको हम इंप्लीमेंट करते हैं, और हम जो है उसकी रिकमेंडेशन देते हैं, कोई हमें रिकमेंडेशन देगा उसके बारे में तो उसको भी जो है हम यहाँ पर ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जरा डिजाइन थिंकिंग के प्रोसेस के ऊपर। तो आप यहाँ देख रहे हो डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस इज वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज एंड वाज क्रिएटेड बाय द स्टैनफोर्ड डी स्कूल। अब जो डिजाइन थिंकिंग का प्रोसेस है वो वाइडली यानी कि बहुत ही बड़े स्केल पे यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में, और इसको बनाया गया था स्टैनफोर्ड डी स्कूल ने। और द डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ कॉन्सेप्ट, एम्पैथी, डिफाइन आइडिया, प्रोटोटाइप एंड टेस्ट। ये चार जो फैक्टर्स है, ये चार जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके ऊपर जो है बेस्ड है आपके पास डिजाइन थिंकिंग का कंप्लीट प्रोसेस या फिर कंप्लीट कॉन्सेप्ट। इन चारों चीजों को जो है आपने यहाँ पर अपने डिजाइन के अंदर इंप्लीमेंट करना है, अपने डिजाइन को जो है वो ध्यान में रखते हुए, ये जो चार आपके पास फैक्टर्स हैं इनको ध्यान में रखते हुए आपको जो है वो सोचना है और फिर डिजाइन करना है। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर हो गया चार जो आपके पास कॉन्सेप्ट्स हैं, एम्पैथी, डिफाइन, आइडेंटिटी, प्रोटोटाइप और टेस्ट। ये चारों जो है काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि यहाँ पर यूज होते हैं, इंप्लीमेंट होते हैं डिजाइन थिंकिंग के प्रोसेस में। अब हम यहाँ पर आते हैं सबसे पहले भाई एम्पैथी के ऊपर। अब क्योंकि हमने पढ़ा है पीछे के चार जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर बेस्ड करता है पूरा प्रोसेस हमारी डिजाइनिंग थिंकिंग का। सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं, परफॉर्म रिसर्च एंड एनालाइज टू नो द करंट DEI स्टेट। यानी कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है वो रिसर्च करेंगे, उसके बाद एनालाइज करेंगे ताकि हमें पता चल सके करंट जो है सिचुएशन है वो क्या है। उसके बाद हम जो है यहाँ पर बेसिकली इसका मतलब यह है कि आप जो है सबसे पहले रिसर्च करोगे, रिसर्च करने के बाद आप एनालाइज करोगे अपनी उस रिसर्च को, और रिसर्च को कैसे एनालाइज करोगे, करंट सिचुएशन और पास्ट सिचुएशन के कंपैरिजन में उसको एनालाइज करोगे। उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आपको जो है वो किस वे के अंदर अपने जो कंप्लीट प्रोडक्ट है या फिर अपनी जो भी कंप्लीट ब्रांड है उसको डिजाइन करना है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं DEI के बारे में। तो DEI स्टैंड्स फॉर डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन। ये तीन जो है ये आपके पास जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और ये स्टैंड्स होता है हमारे DEE यानी कि डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन।
सबसे पहले बात करते हैं यहां पर, तो इस पॉइंट के ऊपर हमें क्या कहता है भाई, अ गुड डिजाइन आइडिया कम्स थ्रू अ कंटिन्यूअस फोकस ऑन ह्यूमन सेंट्रिक आइडियाज। यानी कि एक अच्छा डिजाइन, यानी कि एक अच्छे डिजाइन का आइडिया सीधा जो है वो आता है आपके पास कंटिन्यूअस फोकस से। अगर आप किसी चीज के ऊपर फोकस करते हो, आप किसी चीज को जो है यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन के साथ में समझते हो, अपना पूरा फोकस उसके ऊपर इंप्लीमेंट करते हो, उसके ऊपर जो है यहाँ पर लगाते हो, तो आपको जो है ऑटोमेटिकली उसी से आइडिया मिल जाता है कि आपको जो है यहाँ पर किस तरीके से आगे काम करना है। उसके बाद डिजाइन थिंकिंग नॉट ओनली encourages us to gain DEI solution but also eliminates barriers for professionals who are aiming to achieve their career inspirations with fear and good opportunities। अब जो डिजाइन थिंकिंग है वो ना सिर्फ हमें इंकरेज करती है, यानी कि हमें जो है वो बढ़ावा देती है आगे जाने का और DEI सॉल्यूशन का, लेकिन उसके अलावा एलिमिनेट करती है जो बैरियर्स का मतलब है कि जो रुकावटें आती है हमारे जो हमारे कंप्लीट डिजाइनिंग के अंदर जो भी रुकावटें आती है, जो भी हमें लगता है कि ये चीज जो है वो हमें यहाँ नहीं करनी चाहिए और ये चीज करने से हमारी जो कंप्लीट डिजाइनिंग है वो यहाँ पर खराब हो सकती है, तो उनको भी जो है जो बैरियर्स हैं, जो रुकावटें हैं, उनको भी जो है वो यहाँ से एलिमिनेट कर देता है और हमें जो है एक अच्छी, मैं बोलूंगा ना, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, हमें अच्छी इंस्पिरेशन देता है ताकि हम जो है यहाँ पर आगे बढ़ सकें और अच्छी चीजों को कर सकें। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो, design thinking begins with empathy and the aim in the empathy stage is to focus on the users। अब जो डिजाइन थिंकिंग है वो बेसिकली शुरुआत की जाती है एम्पैथी से, ताकि उनका जो एम्पैथी के टुवर्ड्स एम है या फिर जो स्टेज है एम्पैथी का, वो जो है वो फोकस कर सके अपने यूजर से ऊपर। इन दिस स्टेज इट इज इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन इन डेप्थ metrics like predictions and prescriptive analysis। अब ये जो स्टेज है बेसिकली इसके अंदर हमें क्या मिलता है कि ये जो है इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए कि हम फोकस करें डेप्थ में के मैट्रिक्स के ऊपर, जैसे कि प्रिडिक्शंस हैं, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है, इनके ऊपर। ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिनमें हमें जो है यहाँ पर डीपली फोकस करने की जरूरत होती है। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो, दीज मैट्रिक्स हेल्प इन इंडिविजुअल इन क्रॉस वेरीफाइंग द इनसाइट्स कलेक्टेड फ्रॉम द एसोसिएट्स। अब इसके बाद ये जो पॉइंट है ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट हमें कहता है दिस मैट्रिक्स हेल्प इन इंडिविजुअल इन क्रॉस वेरीफाइंग, यानी कि हमें जो भी मैट्रिक्स मिले हैं, जो भी मैट्रिक्स हमने देखे हैं, हमारे जो भी आउटपुट पास आया है, वो जो है उसको हम क्रॉस वेरीफाई कर लेना। और यहाँ पर जो है हमने जो भी कलेक्टेड इनसाइट्स के ऊपर काम किया है, डिजाइनिंग की है, फिर सोचा है, आइडियाज प्रोवाइड किया है, उसको हमें जो है यहाँ पर क्रॉस वेरीफाई कर लेना है, ताकि हमें जो है यहाँ पर एक कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ ये जो हमने सोचा है, ये जो हमने इंप्लीमेंट करने का यहाँ पर इसके ऊपर, वो जो है एकदम सही है। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पर लास्ट पॉइंट, तो ये हमें कहता है द रिजल्ट ऑफ द एम्पैथी रिफ्यूल्स अ स्ट्रेटजी प्रोसेस एंड प्रोग्राम विद इनोवेटिव सॉल्यूशन। अब ये जो है इसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है, एम्पैथी का रिजल्ट हमें जो है वो रिफ्यूल करता है ताकि हमारी स्ट्रेटजी, प्रोसेस, प्रोग्राम वो काफी ज्यादा इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सके, जो भी हमारे पास इन 3 स्टेजेस से आखिर में निकल के आएगा। तो ये हो गया भाई हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट एम्पैथी का। उसके बाद अब हम बात करेंगे यहाँ पर सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जो कि है डिफाइन। द अंडरस्टैंडिंग वी गेन फ्रॉम द एम्पैथाइज फेज encourage us to reframe the perceived problem and gain perspectives, but the defined process helps us to allow more holistic look at the path toward the expected solution। अब ये जो है ये हमें क्या कहता है भाई, the understanding we gain from the emphasize phase। अब जो भी हमने यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग गेन की है एम्फसाइज फेज के अंदर, वो जो है वो हम एनकरेज करती है कि हम जो एक रीफ्रेम कर सके अपने आइडिया को, ताकि हम जो है यहाँ पर उस प्रॉब्लम जो कि हमें मिली है उसके ऊपर इंप्लीमेंट करें और ये हमें सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करें। फिर हम डिसाइड करें कि किस तरीके से जो है हमें आगे यहाँ पर काम करना है, और हमारा पर्सपेक्टिव जो है वो देखने का सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है, उसके अकॉर्डिंगली जो है हम फाइनल, ताकि सारे अप्रूवल जो है वो हमें यहाँ पर मिल जाए। बट द डिफाइंड प्रोसेस हेल्प अस टू अलाउ मोर होलिस्टिक लुक। लेकिन जो हमारे पास यहाँ पर डिफाइन का प्रोसेस होता है वो हमारी मदद करता है, हमें अलाउ करता है कि हम जो है वो काफी ज्यादा अच्छा लुक दे सके, काफी ज्यादा होलिस्टिक लुक दे सके हमारी उस पाथ को, जहां से हमने जो है वो इंप्लीमेंट करना शुरू किया है, और हमारे पास एक एक्सपेक्टेड सोल्यूशन आ जाए जो हमने यहाँ पर एक्सपेक्ट किया था। मतलब हमने मान लो कोई आइडिया जो है वो इंप्लीमेंट किया है और हम चाहते हैं कि इसका रिजल्ट जो है वो इस तरीके से आए, यानी कि इसका रिजल्ट जो है वो इस तरीके से, सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव होते हैं। तो हम चाहते हैं, मान लो मैं चाहता हूं कि इसका रिजल्ट जो है वो इस तरीके से आना चाहिए, अगर वो उस तरीके से आता है तो डेफिनेटली मेरा जो आइडिया जो कि मैंने इंप्लीमेंट किया था वो सही था, और मेरा जो सोचने का, समझने का तरीका था वो भी एकदम सही था, और इंप्लीमेंट करने का तरीका भी बिल्कुल सही था। तो ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर काम होता है डिफाइन के अंदर, यानी कि हम जो है यहाँ पर डिफाइन करते हैं अपने आइडिया को, डिफाइन करते हैं अपनी डिजाइन को,
डिफाइन करते हैं अपनी थिंकिंग को, ताकि हम जो है यहाँ पर उसके ऊपर हमारे जो रिक्वायरमेंट्स है उसका अकॉर्डिंगली उसका आउटपुट आ सके। उसके बाद while defining the problem we should ensure that every associate follows the problem solving process correctly। उसके अलावा आपके पास जो डिफाइनिंग, यानी कि डिफाइनिंग सबसे पहले तो हमें प्रॉब्लम को डिफाइन करना पड़ता है, क्योंकि हमें जब तक प्रॉब्लम डिफाइन नहीं करेगा तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि इसके ऊपर किस तरीके से काम किया जाए। We should ensure that every associate follows the problem solving process correctly। और हमें ये भी साथ साथ इंश्योर करना है कि जो भी जितने भी एसोसिएट या फिर जितने भी आपके पास यहाँ पर फॉलोवर्स हैं वो हमारे जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस जो है वो एकदम करेक्टली कर सके, या फिर हमें ये इंश्योर करना है कि सारे जितने भी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है वो एकदम करेक्टली हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास हो गया यहाँ पर सेकंड पॉइंट। उसके बाद आ गया थर्ड पॉइंट, जो कि ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो द फेज हेल्प अस टू बिल्ड विद द मोस्ट ऑथेंटिक सॉल्यूशन, यानी कि ये जो फेज है इसके अंदर ये हमारी मदद करता है कि हम जो एक बिल्ड कर सकें एक काफी ज्यादा ऑथेंटिक सॉल्यूशन। उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर फोर्थ वाला पॉइंट। तो ये हमें कहता है द डिफाइंड स्टेज इनकरेज टू एनालाइज योर ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफाई कोर प्रॉब्लम्स, फोकस ऑन आस्किंग द राइट इश्यूज, मोटिवेट यूजर्स इन वाइस वर्ड्स। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास ये वाला स्टेज है द डिफाइंड स्टेज इनकरेज टू, यानी कि जो डिफाइन वाला स्टेज है वो हमें एनकरेज करता है, यानी कि वो जो है वो हमें आगे बढ़ाता है इन कामों को करने के लिए कि हम जो है अपने जो कंप्लीट प्रोसेस है उसको एनालाइज कर सकें, सारी ऑब्जर्वेशंस को एनालाइज कर सकें, और हमारी जो कोर प्रॉब्लम्स है उनको आइडेंटिफाई कर सकें, फोकस कर सकें, हमारे राइट इश्यूज के ऊपर बात कर सकें, और यहाँ पर मोटिवेट कर सकें यूजर्स को हमारे वॉइस, यानी कि हमारे जो चालाक वर्ड्स हैं, हमारे चालाक अल्फाज हैं उनसे, ताकि उनको भी ये लगे कि हाँ ये जो काफी जो मेरा बेसिकली थिंकिंग है, मेरी जो सोच है वो एकदम सही तरीके से यूज हुई है। तो ये हमारे पास था सेकंड वाला फैक्टर जो कि था डिफाइन। अब हम बात करेंगे यहां पर आइडियल फेज के बारे में। दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल स्टेज एंड द एम ऑफ दिस स्टेज इज टू सॉल्व इशू बाय आइडेंटिफाइंग द बेस्ट सॉल्यूशन। अब ये जो स्टेज है ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटल स्टेज है और इसका एम है कि इस स्टेज के अंदर जो है यहां पर सारे इश्यूज को सॉल्व कर सकें और आइडेंटिफाई कर सकें बेस्ट सॉल्यूशन को। डिजाइनर्स एम टू स्ट्रेटेजाइज सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम आइडेंटिफाई इन द डिफाइंड फेज। अब जो डिजाइनर्स होते हैं उनका भी ये एम होता है कि वो जो है वो स्ट्रेटेजाइज का मतलब है कि स्ट्रेटेजी वाइज सॉल्यूशन बना सकें उस प्रॉब्लम के लिए जो कि उनको मिली है, और फिर बाद में उनको आइडेंटिफाई कर सके, डिफाइन कर सके डिफाइनिंग फेज की तरह। उसके बाद यहां पर आता है थर्ड पॉइंट जो कि कहता है द डिजाइनर्स आइसोलेट सॉल्यूशन स्ट्रीम्स एंड लेटर मर्ज एंड रीडिफाइन इनसाइट्स। आप यहां देख रहे हो द डिजाइनर्स आइसोलेट सॉल्यूशन। अब जो डिजाइनर्स हैं उनके आइसोलेट सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब ये कि बाहर किसी को जो है वो पता नहीं चलना, ऑर्गेनाइजेशंस के बाहर को पता नहीं चलना चाहिए, फिर कोई यूजर्स है जो कि इररिलेवेंट है इसके अंदर इंक्लूड करने के, तो वो जो है उसको हम यहाँ पर नहीं पता चलना चाहिए। मतलब एक स्ट्रीम होती है कि भाई आइसोलेट जो है वो सारे सॉल्यूशंस हैं हमारे जो कि डिजाइनर्स ने बनाए हैं, और फिर जो है बाद में यानी कि लेटर हम उसको मर्ज कर देंगे और फिर हम जो है उसको रिफाइन कर देंगे इनसाइट्स, यानी कि हमारे पास एक इनसाइट्स आ जाएंगी जो कि एकदम रिफाइन होगी और वो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी मदद भी करेगी। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पर फोर्थ वाला पॉइंट जो कि कहता है इन सिंपल टर्म्स इन द आइडिया फेज द डिजाइनर्स फोकस ऑन शेयरिंग आइडियाज। अब हमारे पास सिंपल टर्म्स के अंदर, हमारे पास सिंपल अल्फाज के अंदर जो आइडिया फेज है वो बेसिकली डिजाइनर्स के लिए, और डिजाइनर्स को फोकस करते हैं कि वो जो अपने आइडियाज हैं उनको शेयर कर सकें सारी जो कम्युनिटी है, सारे जो पीपल्स हैं उनके साथ में। उसके बाद है हमारे पास प्रायोरिटाइजिंग द आइडियाज बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स, और हम जो है हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए आइडिया। प्रायोरिटी का मतलब है प्रायोरिटी वो चीज होती है जिसको आप यहाँ पर सबसे अहम रखते हो, सबसे इंपॉर्टेंट रखते हो, और वो चीज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो हमें जो है प्रायोरिटाइजिंग द आइडियाज बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स, और हमें जो है हमारे आइडियाज को प्रायोरिटाइज करना था कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर एक्शंस ले सकें। तो ये हमारे पास हो गया भाई थर्ड वाला इंपॉर्टेंट फैक्टर आइडिया फेज। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर प्रोटोटाइप फेज के बारे में। तो आप यहाँ देख रहे हो प्रोटोटाइप फेज जो कि ये भी काफी इंपॉर्टेंट फेज है, और इसका पहला पॉइंट हमें कहता है क्रिएट अ प्रोटोटाइप ऑफ द डिजाइन सॉल्यूशन दैट यू फाइनलाइज्ड इन द आइडिया फेज। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्रिएट करेंगे एक प्रोटोटाइप डिजाइन सॉल्यूशन को, ताकि हम जो है उसको फाइनलाइज कर सके कि आइडिया फेज की तरह कि हाँ ये जो है आइडिया फेज से आ गया है और ये आया प्रोटोटाइप फेज में,
और हम जो है उसको फाइनलाइज कर देना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड पॉइंट, अ प्रोटोटाइप इज एन earlier sample of the model submitted to the users for validation। अब जो प्रोटोटाइप होता है वो बेसिकली पहले से ही जो है यहाँ पर एक सैंपल रखता है और वो जो मॉडल होता है बेसिकली उसको सबमिट करता है यूजर के पास वैलिडेशन के लिए। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो, अब यहाँ पर मान लो कि मैं जो है एक प्रोडक्ट बनाता हूं, अब वो मेरा सैंपल प्रोडक्ट है, लेकिन जब मैं उस सैंपल प्रोडक्ट को यूजर्स को दूंगा उसके बाद मुझे पता चलेगा कि यूजर की तरफ से कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आया है उसके रिगार्डिंग या फिर नहीं। अगर नहीं आया तो इसका मतलब यह है कि प्रोडक्ट जो है वो ओवरऑल काफी ज्यादा अच्छा था, क्योंकि कस्टमर से जो है कोई भी प्रॉब्लम उसके अकॉर्डिंगली मुझे यहाँ पर प्रोवाइड नहीं की या फिर उससे रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं बताई। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि वो जो है वो यहाँ पर सही तरीके से इंप्लीमेंट हो चुका है। मतलब हम लोग वैलिडेशन करते हैं, वैलिडेट करते हैं हमारे प्रोडक्ट को, हमारे जो प्रोडक्ट है, हमारा जो यहाँ पर डिजाइन है उसको जो है हम लोग यहाँ पर सैंपल के तौर पे रखते हैं ताकि वो सैंपल कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जाए और फिर बाद में कस्टमर्स की तरफ से अगर कोई कंप्लेन नहीं आती है, अगर कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं आता तो इसका मतलब यह है कि फिर वो जो सैंपल है उसको हम सबमिट कर देंगे और वो फाइनलाइज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आता है थर्ड पॉइंट जो कि होगा प्रोटोटाइप आर मिड टू हाई फिडेलिटी wireframes with more visual details and interaction between elements of the design। अभी जो प्रोटोटाइप्स है ये बेसिकली मिड टू हाई यानी कि आपके पास लो से हाई जाएगा फिडेलिटी के, और यहाँ पर वायरफ्रेम्स हैं और इसके अलावा विजुअल डिटेल्स जो कि आपके पास डिजाइन है उसकी विजुअल डिटेल्स भी जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर आपको अपने डिजाइन को जो है एक हायर लेवल पे लेके जाना है। उसके बाद उसके अंदर इंटरेक्शन होनी चाहिए, यहाँ पर एलिमेंट जो है उस डिजाइन के अंदर वो काफी ज्यादा अच्छे होने चाहिए कि वो जो है वो लोगों को इंटरेक्ट कर सके। The feedback is taken from the users and it reworks the flaws in the prototype model in order to present a stronger final product। अब उसके बाद हम जो है अपने यूजर से फीडबैक भी लेंगे, यानी कि फीडबैक लेना भी अपने यूजर से इंपॉर्टेंट है ताकि उसके ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम है तो रीवर्क यानी कि दोबारा से काम किया जा सके और सारे जितने भी फ्लॉज हैं उस प्रोटोटाइप के अंदर, मॉडल के अंदर, वो जो है उसको खत्म किया जाए, उसको थोड़ा सा कम किया जाए और उसको इंप्रूव किया जाए इन ऑर्डर टू प्रेजेंट अ स्ट्रॉन्गर फाइनल प्रोडक्ट। और उसके बाद हमारे पास एक अच्छा और एक स्ट्रॉन्ग फाइनल प्रोडक्ट तैयार होगा, उसको जो है वापस उस कस्टमर या फिर उस यूजर को दे पाएंगे। उसके बाद हमारे पास यहां पर आता है ये वाला पॉइंट जो कि कहता है इन सिंपल टर्म्स द प्रोपोज्ड सॉल्यूशन इज वैलिडेटेड इन दिस स्टेज इन अ कॉस्ट इफेक्टिव वे बिफोर लॉन्चिंग अ फुली फ्लैश्ड प्रोडक्ट। अब हमारे पास इन सिंपल टर्म्स यानी कि आसान अल्फाजों में द प्रोपोज्ड सॉल्यूशन इज वैलिडेटेड इन दिस स्टेज इन अ कॉस्ट इफेक्टिव। अब जो हमारे पास यहाँ पर सॉल्यूशन पोस्ट किया हमने उसको फिर हमने वैलिडेट किया इस स्टेज के अंदर, तो वो जो है वो काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। और ये जो हमारे पास कॉस्ट इफेक्टिव वे है ये जो है ये लॉन्चिंग यानी कि बिफोर लॉन्चिंग, जब हम लॉन्च नहीं करते, लॉन्चिंग से पहले वो जो प्रोडक्ट है वो फुली फ्लैश्ड होता है। उसके बाद व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोटोटाइप, यानी कि प्रोटोटाइप का क्या पर्पस है। तो हमारे पास दो पॉइंट्स निकल के आते हैं। प्रोटोटाइप्स आर यूजफुल फॉर यूजर टेस्टिंग। प्रोटोटाइप जो है वो यहाँ पर बेसिकली बनाया जाता है यूजर की टेस्टिंग के लिए, जैसा कि मैं आपको बता चुका था इस पॉइंट के ऊपर कि पहले जो है वो एक सैंपल बनता है उस डिजाइन का, उस प्रोडक्ट का एक सैंपल बनेगा, वो सैंपल पहले कस्टमर को दिया जाएगा ताकि उसके रिगार्डिंग हमें ये कंफर्मेशन मिल सके कि ये प्रोडक्ट एकदम प्रिसाइजली बना है या फिर नहीं बना। कस्टमर के पास सैंपल चला गया, फिर कस्टमर जो है उसको यूज करेगा, उसने यूज किया, अगर उसको सही लगा तो डेफिनेटली वो कोई कंप्लेन नहीं करेगा, लेकिन अगर उसको सही नहीं लगा तो वो कंप्लेन करेगा और कंप्लेन को हम सिंपल अल्फाज में बोलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देगा हमें और फिर हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हमें जो है अपने प्रोडक्ट या अपने डिजाइन को इंप्रूव करने की जरूरत है। फिर हम जो है वो सारे काम करते हैं। तो इसीलिए प्रोटोटाइप जो है वो हमारी मदद करता है, क्योंकि प्रोटोटाइप में पहले हम ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं बैठते, पहले हम बेचते हैं सिंपल सैंपल को। तो आप यहाँ देख रहे हो प्रोटोटाइप्स आर यूजफुल फॉर यूजर टेस्टिंग। प्रोटोटाइप जो है वो काफी ज्यादा यूजफुल, काफी ज्यादा जो है यहाँ पर यूजफुल होता है यूजर की टेस्टिंग के लिए, यानी कि यूजर की जो है यूजर चेक करेगा पहले उसको। दे आर आइडियल फॉर क्विक इंटरनल यूज एंड क्लाइंट फीडबैक। और ये जो है काफी आइडियल होता है कि ये जो है आपके पास यहाँ पर इंटरनल यूज और क्लाइंट फीडबैक, यानी कि पहले क्लाइंट जो वो यूज करेगा जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, उसके बाद अपनी फीडबैक देगा कि ये प्रोडक्ट काफी ज्यादा अच्छा था या फिर ये प्रोडक्ट काफी ज्यादा खराब था। अगर अच्छा था तो फिर ये प्रोडक्ट फाइनलाइज हो जाएगा, अगर खराब था तो ये प्रोडक्ट फाइनलाइज नहीं होगा। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कस्टमर ने आपको बोल दिया कि प्रोडक्ट अच्छा है तो आपने जो है वो मान के बैठ गए कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसको फाइनलाइज कर दिया। इसमें और सारी कंडीशंस होती हैं और सारी चीजें होती है,
और सारे प्रोसेस जो है उसके ऊपर इंप्लीमेंट किए जाते हैं, और ज्यादा डिस्कशन होते हैं, मीटिंग्स होती हैं ताकि इसको और इंप्रूव किया जाए। और काफी जितने भी यूजर्स हैं पूरी मार्केट में, उनसे जो है उनकी प्रेफरेंस को लिया जाता है, उनकी रिकमेंडेशंस को लिया जाता है, फिर उसको इंप्रूव किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने पहले सैंपल भिजवा दिया, एक यूजर ने आपको बोल दिया कि ये सैंपल जो सही नहीं है और आप जो है उसको फाइनलाइज करके बैठ गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है जो कि सीक्वेंशियली कंप्लीट होता रहता है। तो ये हमारे पास हो गया यहां पर प्रोटोटाइप वाला फेज। अब हमारे पास आता है यहां पर नेक्स्ट वाला फैक्टर जो कि होगा टेस्टिंग। अब टेस्टिंग के अंदर हम लोग नॉर्मली नाम से पता चल रहा है कि हम लोग टेस्ट करने का काम करते हैं। तो टेस्टिंग इज द क्रूशियल स्टेज फॉर द डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस। अब जो आपके पास टेस्टिंग है वो क्रूशियल स्टेज है डिजाइन थिंकिंग के प्रोसेस के अंदर। Collect the valuable user feedback and get to know whether your prototype model has succeeded or needs to be improved. उसके बाद हमारे पास जो है यहां पर कलेक्ट यानी कि जमा की जाती है यूजर्स की वैल्यूएबल फीडबैक को। उसके बाद हमें यह पता चलता है कि जो प्रोटोटाइप मॉडल है वो हमारा सक्सेसफुल रहा या फिर इसको इंप्रूव करने की जरूरत है। The needs collected during the testing phase will push you to iterate on your प्रोटोटाइप मॉडल। अब ये जो इनसाइट्स जो कि हमें इससे कलेक्ट हुए, जो कि हमने इससे जमा की है, वो जो इनसाइट्स है वो ड्यूरिंग टेस्टिंग फेज हम जो है उसको पुश करते हैं, उसको आइटरेट करते हैं। आइटरेट का मतलब होता है एक ही चीज को बार बार रिपीट करना। आइटरेट का क्या मतलब होता है? एक ही चीज को बार बार रिपीट करना। और ये हम लोग काम करते हैं प्रोटोटाइप मॉडल में। उसके बाद दिस फेज हेल्प अस टू गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर टारगेट यूजर्स। और ये जो फेज है ये हमारी मदद करता है कि हम जो है यहाँ पर गेन कर सकें डीपर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि गहरी अंडरस्टैंडिंग जो है हम लोग यहां पर ऐड कर सके हमारे टारगेट यूजर्स के ऊपर। उसके बाद आता है डिफाइन डिफरेंट डिजाइन्स आर सेंट टू डिफरेंट यूजर्स एंड इट टेस्ट द परफॉर्मेंस एंड यूजिबिलिटी फॉर ईच वर्जन। अब उसके बाद हमारे पास आता है डिफरेंट डिजाइन्स आर सेंट टू डिफरेंट यूजर। अब जो डिफरेंट डिजाइन्स हैं वो डिफरेंट यूजर्स को पहले सेंड किए जाते हैं, उसके बाद टेस्ट किए जाते हैं उनकी परफॉर्मेंस, उनकी यूजिबिलिटी, उसके वर्जन, हर एक के वर्जन के हिसाब से। यानी कि आपने जो है सबसे पहले यूजर्स को जो है यहाँ पर अलग अलग यूजर्स को अलग अलग डिजाइन के प्रोडक्ट दिए, उसके बाद अलग अलग यूजर्स ने अलग अलग डिजाइन के प्रोडक्ट को यूज किया, टेस्ट किया, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस आपके पास आई कि ये प्रोडक्ट की इतनी परफॉर्मेंस रही, यूजिबिलिटी रही, ये प्रोडक्ट की इतनी परफॉर्मेंस रही, यूजिबिलिटी रही वर्जन के अकॉर्डिंगली, क्योंकि सारे प्रोडक्ट के अपने अपने वर्जन होते हैं। उसके बाद हमारे पास ये पॉइंट कहता है इट फाइनलाइजेस द डिजाइन वर्जन दैट इज फाउंड टू बी द मोस्ट डिजायर्ड एंड यूजेबल। उसके बाद ये फाइनलाइज डिजाइन वर्जन है जो कि हम लोग यहाँ पर जिसको बेसिकली जो कि हमें मिला है कि हम जो है यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग है डिजायर्ड के अकॉर्डिंग जो है वो यूज कर सकें, और उसको यूजेबल बना सकें। इन द फेज यूजेबिलिटी टेस्टिंग टूल्स आर यूज्ड फॉर ऑप्टिमाइजिंग द यूजर एक्सपीरियंस इन वेबसाइट। अब इस वाले जो फेज है, ये जो फेज है इसके अंदर यूजिबिलिटी टेस्टिंग टूल्स को यूज किया जाता है ताकि हम जो है यूजर के एक्सपीरियंस को ऑप्टिमाइज कर सकें हमारी वेबसाइट के ऊपर लगा के हमारे प्रोडक्ट को। तो ये जो है ये हमारे पास होगा यहाँ पर चार फैक्टर्स, चार इंपॉर्टेंट कंसर्निंग फैक्टर्स जो कि यहाँ पर डिजाइन थिंकिंग के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा सेशन जो है यहाँ पर थ्योरेटिकली हो गया है कंप्लीट। अभी इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कुछ और चीजों को, और कुछ और चीजों को जो है हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो ये सेशन फाइनली हो गया है यहाँ पर एंड, और हमने जो है यहाँ पर समझे हैं डिजाइन थिंकिंग के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स। अब नेक्स्ट वाला जो पार्ट है उसके अंदर हम सीखेंगे कुछ और डिजाइन थिंकिंग के कॉन्सेप्ट्स को, और इसको पूरा यहाँ पर कवर करेंगे। तो इस सेशन के अंदर जुड़े रहिए, और अगर आप इस सेशन के अंदर एंड तक जुड़े रहेंगे तो बहुत सारी नई नई चीजों को एक्सप्लोर करेंगे हम लोग इस सेशन में, और बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर सीख जाएंगे। तो फाइनली ये सेशन हो गया यहाँ पर एंड, बाकी सीखते हैं आगे आने वाले सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय।